हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इस समय राज्य के कार्यों के बारे में बता रहा हूँ। राज्य के कार्यों के संबंध में विभिन्न दृष्टिकोण जो प्रतिपादित किए गए हैं, विभिन्न सिद्धांत जो प्रतिपादित किए गए हैं, विभिन्न सिद्धांत जो हैं वह उस विभिन्न सिद्धांतों से आपको अवगत करा रहा हूँ। मेरा पिछला वीडियो था राज्य के कार्यों में व्यक्तिवादी सिद्धांत। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को व्यक्तिवाद के उद्भव के बारे में बता रहा था कि व्यक्तिवाद की उत्पत्ति कैसे होती है, कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां घटित होती हैं कि व्यक्तिवाद अस्तित्व में आता है, व्यक्तिवादी विचारधारा जन्म लेती है। आज मैं आप लोगों को व्यक्तिवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य के कार्य को बताऊंगा कि राज्य के कार्य क्या हैं, और व्यक्तिवाद का कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, व्यक्तिवाद की विशेषताओं से अवगत कराऊंगा, व्यक्तिवाद के पक्ष में जो तर्क दिए गए हैं उन तर्कों से अवगत कराऊंगा, और व्यक्तिवाद की जो आलोचनाएं की जाती हैं उन आलोचनाओं से मैं आप लोगों को अवगत कराऊंगा। जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उनसे अपेक्षा करता हूं कि वह मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में वह कमेंट करते रहें कि मेरे वीडियो में क्या कमियां हैं या इसको और अधिक इम्प्रूवमेंट कैसे किया जा सकता है, और नए नए तथ्यों को हम कैसे जोड़ सकते हैं, इसके लिए सुझाव आपसे आमंत्रित है। आइए चलते हैं व्यक्तिवाद की तरफ। जैसा व्यक्तिवादी विचारधारा जो है वह मध्य युग की देन होती है, जब मध्य युग में राज और चर्च आपस में इतने संघर्षरत होते हैं और उन संघर्षों के बीच व्यक्ति पिसता चला जा रहा था। राज्य व्यक्तियों के ऊपर नियंत्रित कर रहा था, दूसरी तरफ चर्च भी व्यक्तियों के ऊपर नियंत्रित कर रहा था। तो व्यक्ति के ऊपर दो सत्ताएं स्थापित हो गई थी, एक राज्य की, दूसरी चर्च की सत्ता स्थापित हो गई थी। ऐसे में व्यक्ति पिसता जा रहा था, उसको समझ में नहीं आता था कि हम करें क्या। ऐसे में कुछ ऐसे व्यक्तियों का उदय होता है जो राज्य की सत्ता को और चर्च की सत्ता को, दोनों की सत्ता को दरकिनार करते हैं। हालांकि 15वीं शताब्दी में, 15वीं और 16वीं शताब्दी में, यानी कि मध्य युग में फिर राज्य सत्ता की स्थापना होती है, राजा की सर्वोच्चता को स्थापित किया जाता है और पब्लिक ने, जनता ने राजा को सर्वोच्च बनाया, राजा को पसंद करना शुरू किया, चर्च की सत्ता को उसने दरकिनार कर दिया। तो मध्य युग में 16वीं शताब्दी में राजतंत्र की पुनर्स्थापना होती है, और पुनर्स्थापना तो होती ही है, लेकिन ऐसे कुछ ऐसे विचारक होते हैं जो यह चाहते थे कि व्यक्ति के कार्यों में राज्य का हस्तक्षेप न हो, क्योंकि व्यक्ति के कार्यों में जो हस्तक्षेप हो रहा था उसके परिणामों को देख चुके थे, दूषित वातावरण को देख चुके थे कि व्यक्ति का विकास अवरुद्ध हो गया था, व्यक्ति कुछ कर नहीं पा रहा था, व्यक्ति विवेक शून्य हो गया था। तो ऐसे में व्यक्तिवादी विचारधारा जन्म लेती है और व्यक्तियों के पक्ष में यह समर्थन देना शुरू करती है। तो आज हम इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाद के तत्व, मतलब एलिमेंट ऑफ इंडिविजुअलिज्म क्या है, व्यक्तिवाद के तत्व। व्यक्तिवाद के तत्वों का उल्लेख है हाउस ने अपनी पुस्तक, इसकी एक पुस्तक है लिबरलिज्म। हाउस ने लिबरलिज्म में व्यक्तिवाद के 9 तत्व बताए हैं। 9 तत्व बताए। कितने तत्व हैं? 9 तत्व बताए हैं। पहला उसमें तत्व है नागरिक स्वतंत्रता, सिविल लिबर्टी, नागरिक स्वतंत्रता। दूसरा 9वां है राजनीतिक तथा सार्वजनिक स्वतंत्रता। तो इस तरह से हाउस ने अपनी पुस्तक लिबरलिज्म में 9 प्रकार के स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया है। व्यक्तिवाद के 9 तत्व बताए हैं। पहला है नागरिक स्वतंत्रता। पहला क्या है? नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता का आशय क्या होता है कि नागरिकों को स्वतंत्रता प्राप्त हो। किसकी स्वतंत्रता प्राप्त, किस मामले में स्वतंत्रता प्राप्त हो? नागरिकों के ऊपर शासन करने की स्वतंत्रता प्राप्त हो, यानी कि एक व्यक्ति का शासन न हो बल्कि विधि का शासन हो। किसका हो? विधि का शासन हो। और विधि बनाते समय नागरिकों की स्वतंत्रता का भी ध्यान रखा जाए। कोई ऐसी विधि न बनाई जाए जिससे नागरिक स्वतंत्रता का हनन हो। तो दूसरा है राजकोषीय स्वतंत्रता।
हब हाउस कहते हैं कि राजकोषीय स्वतंत्रता का आशय यह है कि राजा कर लगाते समय वह व्यक्तियों जनता से भी पूछे, कर लगाते समय वह जनता से भी पूछे, राजा मनमाना कर न लगाए या शासन के द्वारा नागरिकों के ऊपर मनमाना कर न लगाया जाए। राजकोषीय यानी कि राजकोष इकट्ठा करने के लिए हम व्यक्तियों के ऊपर जबरदस्ती लगा नहीं वसूल कर सकते हैं, जबरदस्ती हम कर नहीं लगा सकते हैं, बल्कि कर लगाते समय हमें जनता के प्रतिनिधियों से राय लेनी चाहिए और जनता से पूछा जाना चाहिए, जनता की सहमति लेनी चाहिए, जनता की सहमति लेनी चाहिए कि हम कर कैसे लगा सकते हैं, किन किन वस्तुओं पे लगा सकते हैं। यदि जनता सहमत है तब तो हम कर लगा सकते हैं, यदि जनता सहमत नहीं है तो हम कर नहीं लगा सकते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आशय यह है कि व्यक्तियों को अपने निजी कार्यों के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। जैसे कि जेस मिल ये डिवाइड करता है ना, यह डिवाइड करता है स्व संबंधी कार्य और पर संबंधी कार्य। वह कहता है कि राज्य को व्यक्तियों के स्व संबंधी कार्यों में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, करना चाहिए, और वहीं पर संबंधी कार्यों में यदि वह कोई पर संबंधी कार्य करता है उससे दूसरे को नुकसान होते हैं तब उसके स्वतंत्रता को बाधित किया जा सकता है, स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। तो इसी तरह से व्यक्तियों के कुछ निजी अधिकार होते हैं, निजी कर्तव्य होते हैं और निजी विचार होते हैं। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता, घूमने फिरने की स्वतंत्रता, कहीं भी बसने की आजादी, यह क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। तो राज्य को इस मामले में इंटरफियर नहीं करना चाहिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामले में। आर्थिक स्वतंत्रता, यह आर्थिक स्वतंत्रता जो है यह व्यक्तिवाद का केंद्र मूल है, केंद्र बिंदु है, व्यक्तिवाद का जो है केंद्र बिंदु है। क्योंकि जो 18वीं शताब्दी में क्रांति होती है, औद्योगिक क्रांति होती है, वह इसी आर्थिक स्वतंत्रता से ही होती है। यानी व्यक्तिवादियों ने जब आर्थिक स्वतंत्रता की वकालत करना शुरू किया तो राज्य की तरफ से व्यक्तियों को कुछ ढील दी जाने लगी। परिणाम यह होता है कि जगह जगह उद्योग धंधे, कल कारखाने, फैक्ट्रियां स्थापित होने लगते हैं और राज्य आर्थिक रूप से सबल हो जाता है। तो ये जो आर्थिक स्वतंत्रता है यह सबको अधिकार देता है। आर्थिक मामले में खुली छूट है, यानी कि खुली प्रतिस्पर्धा है। जिसको मिल लगाना हो मिल लगाए, जिसको फैक्ट्री लगाना हो फैक्ट्री लगाए, जिसको दुकान खोलना है दुकान खोले, जिसको फल बेचना है फल बेचे। यानी कि राज्य यह निर्धारित नहीं कर सकता है कि व्यक्तियों को कौन कौन से कार्य करने चाहिए। आर्थिक मामले में वह कोई क्राइटेरिया निर्धारित नहीं कर सकता है कि अमुक व्यक्ति को अमुक कार्य करना चाहिए, अमुक व्यक्ति को अमुक कार्य करना चाहिए। जैसे कि हम प्राचीन समय में देख सकते हैं कि वैदिककालीन सभ्यता में कि मनुस्मृति में समाज को 4 वर्णों में बांटा गया था। पहला वर्ण था ब्राह्मण, दूसरा वर्ण था क्षत्रिय, तीसरा वर्ण था वैश्य और चौथा था शूद्र। इन चारों के अपने निर्धारित कार्य थे। ब्राह्मण वर्ग का कार्य होता था केवल पूजा पाठ यज्ञ करना, उपदेश देना। क्षत्रिय वर्ग का कार्य होता था कि वह राज्य का शासन करना, राज्य की सुरक्षा करना, नागरिकों की रक्षा करना, चोर डाकुओं से, बाह्य आक्रमणों से अपने राज्य की सुरक्षा करना। वैश्य वर्ग का कार्य होता था उत्पादन के कार्य करना, जैसे लुहार, बढ़ई, किसान वगैरह वगैरह जितने भी उत्पादन के कार्य होते हैं, यह सारे उत्पादन के कार्य किसके हाथों में था? वैश्यों के हाथों में होता है। ये जो शूद्र था यह तीनों वर्णों में समाहित था। शूद्र वर्ण जो था वह ब्राह्मण की भी सेवा करता था, क्षत्रिय वर्ण की सेवा करता था और वैश्य वर्ग की भी सेवा करता था। क्योंकि ये जो शूद्र वर्ग था यह समाज का आधार था। इसके बिना किसी प्रकार का उत्पादन नहीं हो सकता था, किसी प्रकार का कार्य नहीं हो सकता था। यानी कि सहायता उनके कार्यों में उपयुक्त ये तीनों वर्णों के कार्यों में सहायता पहुंचाने के लिए शूद्र वर्ग की आवश्यकता होती थी, जिसको वर्तमान में हम मजदूर वर्ग कहते हैं। यह शूद्र वर्ग की आवश्यकता होती थी। तो समाज 4 वर्णों में विभाजित था और उस बाद में यही जो वर्ण थे जातिगत बन गया। यानी कि ब्राह्मण केवल पूजा पाठ कर सकता था, यज्ञ करता था, यज्ञ करवाता था। क्षत्रिय का कार्य हो गया शासन करना, वैश्य का कार्य हो गया व्यापार करना, उत्पादन करना, और जो शूद्र वर्ण था उसका कार्य क्या हो गया? वह केवल मेहनत कश मजदूर हो गया। वह केवल मजदूरी करता था, लोगों की सेवा करता था, लोगों के कार्यों को संपादित करता था, बदले में पारिश्रमिक प्राप्त करता था। तो हम देखते हैं कि प्राचीन समय की व्यवस्था कुछ और होती है, लेकिन वर्तमान समय की व्यवस्था हम देख सकते हैं कि लोगों को खुली छूट है।
लोगों की खुली छूट है। जैसे नौकरियों में देख सकते हैं, चाहे वह प्रथम श्रेणी की हो, द्वितीय श्रेणी की हो, तृतीय या चतुर्थ श्रेणी की नौकरियां हो, चपरासी की हो, सफाई कर्मी की नौकरी है, उसमें सारे वह लोग प्रवेश कर रहे हैं। अब ये नहीं मान्यता है, अब ये मान्यता समाप्त हो गई है कि अमुक वर्ग या अमुक जाति केवल अमुक कार्य कर सकती है। दूध बेचने का कार्य अब हर लोग करते हैं, दुकान खोलने का कार्य हर लोग करते हैं, सेना का कार्य हर लोग करते हैं, शासन करने का कार्य सभी जातियों के लिए खुले हुए हैं, सभी वर्गों के लिए खुले हुए हैं। यानी कि जो लोगों को एक तरह से आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त है। आर्थिक स्वतंत्रता, किसी प्रकार की बाउंडेशन नहीं है, लोगों की किसी प्रकार की बंदिश नहीं है कि अमुक वर्ग अमुक कार्य कर सकता था। तो इस तरह से जो आर्थिक स्वतंत्रता होती है वह लोगों की खुली छूट, लोगों को खुली छूट देता है, और ताकि लोग अपना आर्थिक विकास कर सकें, आर्थिक विकास कर सकें। सामाजिक स्वतंत्रता क्या है? भेदभाव, छुआछूत, यह इन सब का अंत कर दिया जाए। यानी कि भेदभाव, छुआछूत, इन सब का अंत कर दिया जाए। सभी जातियों को, सभी लोगों को समान अवसर प्राप्त हो, सभी लोगों को समान अवसर प्राप्त हो। जाति प्रथा का अस्तित्व न हो, जाति प्रथा को अस्तित्व को मिटा दिया जाए, छुआछूत के अस्तित्व को मिटा दिया जाए। निम्न वर्ग और अमीर वर्ग के जो बीच खाई है उसको समाप्त कर दिया जाए। क्यों ऐसा किया जाए? क्योंकि जब लोगों को सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त होगी तो लोग खुलकर कार्य करेंगे, लोग खुलकर कार्य करेंगे और विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। तो राज्य को भी इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। पारिवारिक स्वतंत्रता, सातवां है पारिवारिक स्वतंत्रता। पारिवारिक स्वतंत्रता का तात्पर्य है कि राज्य को परिवार के मामले में किसी प्रकार का इंटरफियर नहीं करना चाहिए। जैसे परिवार में कई प्रकार के संबंध होते हैं, पति पत्नी का संबंध, पति बच्चों का संबंध, और पत्नी और बच्चों का संबंध, विभिन्न प्रकार के संबंध होते हैं। तो ये कहते हैं कि परिवार में जिस तरह से पुरुषों को खुली छूट होती है, वैसे से पत्नियों को भी, स्त्रियों को भी खुली छूट होनी चाहिए। जो शादी हो, जो वैवाहिक संबंध है, यह एक प्रकार का समझौता होना चाहिए, क्योंकि जब समझौता होगा तो व्यक्ति स्त्रियों पर जुल्म नहीं करेगा। व्यक्तिवादी स्त्रियों को भी व्यक्तियों के समान अधिकार देते हैं, समान स्वतंत्रताएं प्रदान करते हैं। यानी कि ये पारिवारिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। व्यक्तिवादी पारिवारिक स्वतंत्रता की वकालत करते हैं कि परिवार में सभी सदस्यों को समान अधिकार, समान स्वतंत्रताएं प्राप्त हो। इसी तरह से स्थानीय स्वतंत्रता है, जातीय स्वतंत्रता है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता है। स्थानीय स्वतंत्रता का तात्पर्य है कि सभी लोग, एक स्थान का दूसरे स्थान पे कोई प्रभुत्व स्थापित न हो, एक जाति का दूसरे जाति पर प्रभुत्व स्थापित न हो, एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र पर प्रभुत्व स्थापित न हो। अर्थात शक्ति को आधार बनाकर इन लोगों को दबाया न जाए, बल्कि उनको खुली छूट प्रदान की जाए। वह किसी एक राष्ट्र अन्य राष्ट्र से संबंध स्थापित करे या न करे। अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता का आशय यह होता है कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सभी राष्ट्र को समान अधिकार प्राप्त हो, समान स्वतंत्रताएं प्राप्त हो। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से संबंध बना सकता है, विदेश नीति निर्धारित कर सकता है। वह जिस राष्ट्र से चाहे व्यापार करना चाहे या संबंध बनाना चाहे, वैदेशिक नीतियां स्थापित करना चाहे, इसके लिए वह खुली छूट है। आज हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता जो है हर राष्ट्रों को प्राप्त होती है, प्राप्त है। राजनीतिक तथा सार्वजनिक स्वतंत्रता, राजनीतिक और सार्वजनिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता से तात्पर्य है कि सभी व्यक्तियों को चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त हो, मत देने का अधिकार प्राप्त हो, सरकार की आलोचना करने का प्राप्त हो, सरकार को बदलने का अधिकार प्राप्त होने का, सरकार की आलोचना करने का अधिकार प्राप्त हो, सरकार जो विभिन्न गलतियां करती हैं उनको जनता के सम्मुख प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त हो। सार्वजनिक स्वतंत्रता, व्यक्ति को कहीं भी घूमने फिरने की आजादी हो, कहीं भी घूमने फिरने की आजादी हो, वह सार्वजनिक जीवन उसका जो हो वह स्वतंत्र हो, जो सार्वजनिक जीवन उसका हो वह स्वतंत्र हो। सार्वजनिक जीवन के ऊपर राज्य का किसी प्रकार का नियंत्रण स्थापित न हो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हाव हाउस व्यक्तिवाद के 9 तत्व बताते हैं अपनी पुस्तक लिबरलिज्म में। नागरिक स्वतंत्रता, राजकोषीय स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता, पारिवारिक स्वतंत्रता, स्थानीय जाति राष्ट्रीय स्वतंत्रता और अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता, राजनीतिक तथा सार्वजनिक स्वतंत्रता। अब हम आते हैं व्यक्तिवादी विचारधारा की विशेषताओं पर। बढ़ते हैं व्यक्तिवादी विचारधारा की विशेषताओं की तरफ। व्यक्तिवादी विचारधारा की विशेषताएं क्या है, यानी कि हम कैसे समझ सकते हैं कि व्यक्तिवाद यही चाहता है। यानी कि व्यक्तिवाद की जो विशेषताएं हैं, जब हम विशेषताओं को पढ़ेंगे, या इसको हम मूल सिद्धांत भी कर सकते हैं। मूल सिद्धांत, इसकी थ्योरी क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है व्यक्तिवाद का। पहला है राज्य एक आवश्यक बुराई है। राज्य एक आवश्यक बुराई, आवश्यक
बुराई है। राज एक आवश्यक बुराई है। व्यक्तिवादी कहते हैं कि राज एक आवश्यक बुराई है। राज एक आवश्यक बुराई है। यह राज एक आवश्यक बुराई है। इसमें दो शब्द हैं, एक आवश्यक है, एक बुराई है। आवश्यक क्यों? राज आवश्यक क्यों है? राज आवश्यक है परंतु एक बुराई है। राज आवश्यक इसलिए है कि यदि राज न हो तो लोग दूसरों को सताने लगेंगे, धोखा देंगे और जीवन और संपत्ति की कोई सुरक्षा नहीं रहेगी। तो जीवन और संपत्ति की सुरक्षा करने के लिए, लोगों की रक्षा करने के लिए राज्य आवश्यक है। राज्य अगर नहीं रहेगा तो सामाजिक जीवन या राजनीतिक जीवन लोगों का तितर-बितर रहेगा, लोगों का जीवन संकट में रहेगा, क्योंकि तब प्रहास लाख रूसों की वही प्राकृतिक अवस्था होती है। आपकी प्राकृतिक अवस्था होगी कि मार्क्स न्याय का बोलबाला रहेगा। इसलिए सामाजिक व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए राज्य आवश्यक है। अब राज्य बुराई है। बुराई क्यों है? क्योंकि राज्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता को बाधित करता है, व्यक्तियों की स्वतंत्रता में कटौती करता है। राज्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता में कटौती करता है, इसलिए बुराई है। इसीलिए व्यक्तिवादी कहते हैं कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। राज्य एक आवश्यक बुराई है। दूसरा, ये मानते हैं कि राज्य जो है साधन है। राज्य क्या है? साधन है और व्यक्ति साध्य है। व्यक्ति साध्य है। राज्य साधन है और व्यक्ति साध्य है। जैसा कि आदर्शवादी कहते हैं कि राज्य साध्य है, व्यक्ति साधन है। यानी कि आदर्शवादियों के अनुसार राज्य को मजबूत करने के लिए व्यक्ति को अपने सभी हितों का बलिदान कर देना चाहिए, न्यौछावर कर देना चाहिए, क्योंकि राज्य को सर्वोच्च स्थिति प्रदान करने के लिए व्यक्ति क्या है? एक साधन है। व्यक्तियों को वे सारे कार्य करने चाहिए जिससे कि राज्य के हितों में वृद्धि हो सके, राज्य के हितों में वृद्धि हो सके। राज्य सर्वोच्च है, सर्वोच्च समुदाय है, नैतिक समुदाय है, प्राकृतिक समुदाय है। लेकिन यहाँ व्यक्तिवादी कहते हैं कि राज्य क्या है? राज्य एक कृत्रिम संस्था है। इसको व्यक्तियों ने अपने हित के लिए बनाया है। राज्यों को किसने बनाया है? अपने हित के लिए बनाया है। राज्य क्या है? एक साधन है जिसमें व्यक्ति अपने हितों की पूर्ति कर सकते हैं, अपनी स्वतंत्रता का उपभोग कर सकते हैं, अपने अधिकारों का उपभोग कर सकते हैं, अपनी कर्तव्यों का उपभोग कर सकते हैं। इसलिए व्यक्ति क्या है? साध्य है। व्यक्ति क्या है? साध्य है, यानी कि लक्ष्य है, उद्देश्य है। राज्य को वे कहीं वही कार्य करने चाहिए जो व्यक्ति के विकास में साधक हो, जो व्यक्ति के विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं, व्यक्ति को नैतिक बनाते हैं या व्यक्ति को आर्थिक रूप से संपन्न करते हैं, राजनीतिक रूप से संपन्न करते हैं। तो इस तरह से उदारवादी कहते हैं या व्यक्तिवादी कहते हैं कि यह राज्य जो है क्या है? एक साधन है और व्यक्ति जो है साध्य है। तो राज्य को वही कार्य करने चाहिए जिससे कि व्यक्ति के हितों में वृद्धि हो सके। तो इस तरह से जो व्यक्तिवादी होते हैं वह राज्य को कम कार्य करने के पक्ष में होते हैं, वह राज्य को न्यूनतम शासन करने के पक्ष में होते हैं कि राज्य को न्यूनतम शासन करना चाहिए। जैसा कि बेंथम कहता है कि व्यक्ति के हित को समझे बिना समष्टि या समुदाय के हित को समझना कोरी बकवास है। समाज या समष्टि के हित की कल्पना करना कोरी बकवास है। तो इस तरह से बेंथम कहते हैं कि राज्य जो है बिना समाज के हित को या समष्टि के हित को समझे बिना हम व्यक्ति के हित को नहीं समझ सकते। तो इस तरह से बेंथम का कहना है कि सबसे पहले राज्य का काम होना चाहिए व्यक्ति को समझे। जब वह व्यक्ति के हित को समझेगा तभी वह समष्टि या समुदाय के हित को समझ सकता है। व्यक्ति हित को समझे बिना समष्टि या समुदाय के हितों को समझना कोरी बकवास है, कोरा बकवास है। तो इस तरह से राज्य क्या है? साधन है और व्यक्ति साध्य है। राज्य का कार्य क्या है? व्यक्ति के अस्तित्व की रक्षा करना। राज्य का कार्य क्या है? व्यक्ति के अस्तित्व की रक्षा करना। तीसरा, यह सीमित शासन के पक्ष में होते हैं। सीमित शासन, यह चाहते हैं कि राज्य के कार्य कम हो और राज्य के शासन सीमित हो। जैसा कि फ्रीमैन कहता है, फ्रीमैन कहता है कि सबसे अच्छी सरकार वही होती है जो कम से कम शासन करती है, यानी कि जो सबसे अच्छी सरकार होती है वह न्यूनतम शासन करती है। तो व्यक्तिवादी कहते हैं कि राज्य को
कम से कम शासन करना चाहिए, उसको वही कार्य करने चाहिए जो व्यक्ति नहीं कर सकता है। जैसे राज्य की सुरक्षा व्यक्ति नहीं कर सकता है, वह राज्य की बाह्य आक्रमणों की रक्षा नहीं कर सकता है, समुदाय की रक्षा नहीं कर सकता है। तो यह मुद्रा प्रणाली में नियमन, ये सब राज्य का कार्य होना चाहिए। तो इस तरह से ये राज्य को मात्र 3 ही कार्य सौंपते हैं। पहला कार्य सौंपते हैं राज्य की सुरक्षा करना, दूसरा कार्य वो कर सौंपते हैं कि बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा करना, तीसरा है मुद्रा प्रणाली को नियमित करना, मुद्रा प्रणाली को नियमित करना। तो इस तरह से व्यक्तिवादी जो होते हैं राज्य को कम से कम कार्य सौंपने के पक्ष में होते हैं। वह कहते हैं कि इसको कम से कम शासन करना चाहिए। कम से कम शासन करना चाहिए कि मतलब कि कम से कम क्षेत्रों में, विषयों पर इसको कानून बनाना चाहिए, शासन करना चाहिए। सीमित शासन व्यवस्था को हम देख सकते हैं, यानी उदारवादी या व्यक्तिवादी। उदारवाद हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि व्यक्तिवाद का संशोधित रूप ही उदारवाद है। तो ये जो व्यक्तिवादी हैं ये चाहते हैं कि राज्य व्यक्ति के सामाजिक मामलों में, आर्थिक मामलों में और जितने भी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक मामलों में, शैक्षिक मामलों में, इन सभी मामलों में हस्तक्षेप न करे। राज्य इन सभी मामलों में हस्तक्षेप न करे। राज्य को, व्यक्तिवादी यहाँ तक कहते हैं कि राज्य को शिक्षा, स्वास्थ्य, जनहित के कार्य भी नहीं करना चाहिए। ये सब व्यक्ति खुद कर लेंगे। व्यक्तियों के अंदर इतनी प्रतिभा है, इतनी क्षमता है कि ये सारे कार्य, शिक्षा का कार्य खुद कर लेंगे। जो शैक्षिक संस्था स्थापित करना चाहते हो स्थापित कर लेंगे, जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हो वो पढ़ा लेंगे। इसी तरह से स्वास्थ्य संबंधी कार्य, जन कल्याण संबंधी कार्य, मजदूरों के लिए कार्य, गरीबों के लिए कार्य, विकलांगों के लिए कार्य, यह कोई भी कार्य राज्य को नहीं करने चाहिए अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तिवाद के अनुसार। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वैयक्तिक स्वतंत्रता। व्यक्तिवादी क्या चाहते हैं? वैयक्तिक स्वतंत्रता चाहते हैं। इसी के लिए व्यक्तिवादी विचारधारा का आविर्भाव होता है। वैयक्तिक स्वतंत्रता चाहते हैं व्यक्तिवादी कहते हैं कि व्यक्तियों को अपने निजी कार्यों के लिए स्वतंत्रता होनी चाहिए। व्यक्तियों को जब तक स्वतंत्रता नहीं प्राप्त होगी तब तक व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकते। जैसा कि जॉन लॉक ने व्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रतिपादन किया है। उसने 3 प्रकार के अधिकार बताए हैं: जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। जॉन लॉक कहता है कि राज्य को इन सभी अधिकारों की सुरक्षा करनी चाहिए, व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा करनी चाहिए। इसी तरह से व्यक्तिवादी अहस्तक्षेप नीति का समर्थन करते हैं। नीति का, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं लेजेज फेयर का समर्थन करते हैं। यह कहते हैं कि राज्य को व्यक्ति के किसी मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। राज्य को क्या करना चाहिए कि व्यक्तियों को खुला छोड़ देना चाहिए। जिन व्यक्तियों के अंदर प्रतिभा होगी, क्षमता होगी, वह व्यक्ति अपना विकास कर लेंगे। जिनके अंदर क्षमता नहीं होगी, प्रतिभा नहीं होगी, वह नहीं विकास कर पाएंगे, वह मर खप जाएंगे। जैसे कि हर्बर्ट स्पेंसर व्यक्तिवाद का प्रबल समर्थक होता है। वह वैज्ञानिक आधार पर व्यक्तिवाद का समर्थन करता है। वह कहता है कि जिस तरह से जंगल में अनेक छोटे बड़े पौधे होते हैं, जो पौधे मजबूत होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, वह पृथ्वी की ऊर्जा पाकर, सूर्य की रोशनी पाकर वह शीघ्रता से बड़े हो जाते हैं। जो पौधे पतले होते हैं, कमजोर होते हैं, वह नष्ट हो जाते हैं। इसी तरह से वह कहता है कि व्यक्तियों को भी खुला छोड़ देना चाहिए। जिन व्यक्तियों के अंदर प्रतिभा होगी, क्षमता होगी, वह अपना विकास कर लेंगे। जिनके अंदर ये शब्द नहीं होगा, वह मर खप जाएंगे, उनका अस्तित्व मिट जाएगा। इस तरह से राज्य में केवल योग्य लोगों का ही वर्चस्व स्थापित होगा। तो यह मुक्त व्यापार का भी समर्थन करते हैं। वह कहते हैं, व्यक्तिवादी कहते हैं कि राज्य को व्यापारिक मामलों में भी इंटरफियर नहीं करना चाहिए। व्यापार के लिए कोई कर नहीं लगाना चाहिए, कोई टैक्स नहीं लगाना चाहिए, व्यापार के लिए कोई कानून नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति सारे कानून खुद बना लेते हैं। व्यापारिक संबंधों की स्थापना के लिए यह कुछ परंपराएं खुद विकसित कर लेते हैं।
व्यक्तिवादी चाहते हैं कि जो वो वातावरण हो वह स्वतंत्र प्रतियोगिता का वातावरण हो, स्वतंत्र प्रतियोगिता का वातावरण हो, प्रतियोगिता का वातावरण हो, वातावरण हो, स्वतंत्र प्रतियोगिता का वातावरण हो। यानी कि जो वातावरण हो वह क्या हो, स्वतंत्र हो, स्वतंत्र प्रतियोगिता हो, जिसको जो भी कार्य करना हो वह करे, यानी कंपटीशन का एक माहौल हो और उस कंपटीशन में किसी प्रकार का प्रतिबंध न हो। चाहे जो कोई मिल लगाना चाहता हो, फैक्ट्री लगाना चाहता हो, कारखाना लगाना चाहता हो या वस्तुओं का अधिक से अधिक उत्पादन करना चाहता हो वह करे, क्योंकि यह जब स्वतंत्र प्रतियोगिता का वातावरण होगा तो अधिक से अधिक वस्तुओं का उत्पादन होगा, अधिक से अधिक वस्तुओं का उत्पादन होगा और राज्य में किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी, खाने पीने की वस्तुओं की कमी नहीं रहेगी, भौतिक संसाधनों की कमी, भौतिक वस्तुओं की कमी नहीं रहेगी। तो स्वतंत्र प्रतियोगिता का वातावरण होना चाहिए। तो इस तरह से व्यक्तिवादी जो विचारधारा होती है वह राज्य को गौण स्थान प्रदान करती है और व्यक्ति को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करती है, व्यक्ति को अपना केंद्र बिंदु बना लेती है कि इसका जो विचारधारा है यह व्यक्ति के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। व्यक्तिवादी राज्य के कार्य, राज्य के कार्य, राज्य के कार्य, जैसा कि मैंने व्यक्तिवाद का इतना बृहद विश्लेषण कर डाला, इसमें राज्य के कार्य नजर नहीं आ रहे हैं, बहुत हल्के फुल्के नजर आ रहे हैं, क्योंकि व्यक्तिवादी चाहते हैं कि राज्य को कोई कार्य नहीं करना चाहिए, वही कार्य करना चाहिए जो व्यक्ति नहीं कर सकता है, व्यक्ति नहीं कर सकता है। अब व्यक्ति क्या नहीं कर सकता है? पहला, राज्य और नागरिकों की सुरक्षा, राज्य और नागरिकों की सुरक्षा यह व्यक्ति नहीं कर सकता है, व्यक्ति अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं कर सकता है, यह किसको करना चाहिए? राज्य को करना चाहिए। दूसरा कार्य इसका है नागरिक संपत्ति की सुरक्षा, संपत्ति, नागरिकों की संपत्ति की सुरक्षा करनी चाहिए ताकि उसकी संपत्ति कोई दूसरा लूट न ले या दूसरा व्यक्ति लूट न ले। तीसरा कार्य है कि शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना, शांति और व्यवस्था बनाए रखना, शांति और व्यवस्था बनाए रखना, व्यवस्था बनाना यह किसका कार्य है? राज्य का कार्य है, शांति और व्यवस्था बनाना यह भी राज्य का ही कार्य है। फिर सीमित शासन करना, राज्य को चाहिए कि वह सीमित शासन करे, यानी कि कम से कम कानून बनाए, सीमित शासन करे। पांचवा, राज्य, चूंकि व्यक्ति तो अपने ही स्वार्थों में व्यस्त रहता है, वो सार्वजनिक जीवन में कोई विशेष कार्यों का निर्वहन नहीं कर सकता है, तो इस तरह से विभिन्न बीमारियां जो हैं या रोग हैं, विभिन्न रोग हैं या संक्रामक बीमारी हैं, तो उन रोगों की रोकथाम करना यह राज्य का कार्य है, क्योंकि राज्य जब रोगों की रोकथाम करेगा तभी व्यक्ति सुरक्षित रह पाएगा और अपना विकास कर लेगा। तो इस तरह से व्यक्तिवादी दर्शन के अनुसार राज्य को कम से कम कार्य सौंपे गए हैं, सारे कार्य व्यक्ति को सौंप दिए गए हैं। यहाँ तक व्यक्तिवादी दर्शन में कहा गया है कि राज्य को न तो शैक्षिक संस्था खोलनी चाहिए, स्कूल कॉलेज नहीं खोलने चाहिए, राज्य को मजदूरों के लिए कानून भी नहीं बनाने चाहिए, विधवाओं के लिए, स्त्रियों के लिए और विकलांगों के लिए भी कोई प्रावधान नहीं करना चाहिए। यह सब व्यक्ति कर लेंगे, यह सब व्यक्ति कर लेंगे। तो हम देखते हैं कि जो व्यक्तिवादी राज्य है, व्यक्तिवादी अवधारणा है, व्यक्तिवादी सिद्धांत है, इनके अनुसार व्यक्ति ही सब कुछ है, व्यक्ति का विकास ही सब कुछ है, राज्य सब कुछ नहीं है। व्यक्तिवादी दर्शन को हमने इतने विस्तृत तरीके से पढ़ा, मैंने पिछले पार्ट में उसका उद्भव बताया और इस पार्ट में इसके सिद्धांतों से आपको अवगत कराया, इसकी विशेषताओं से अवगत कराया, इसके कार्यों से अवगत कराया। अब हम देखते हैं कि व्यक्तिवाद के पक्ष में तर्क कैसे दिया जा सकता है। व्यक्तिवाद के पक्ष में तर्क, व्यक्तिवाद के पक्ष में तर्क, व्यक्तिवाद के पक्ष में विभिन्न विद्वानों के द्वारा तर्क दिए जाते हैं। जैसे पहला नैतिक आधार पे, नैतिक आधार पर, इन चार आधारों पर व्यक्तिवाद के समर्थन में हम तर्क प्रस्तुत करते हैं। पहला है नैतिक आधार। नैतिक आधार क्या है? नैतिक आधार यही है कि व्यक्ति को जब तक स्वतंत्र हम नहीं छोड़ते हैं तब तक वो विकास नहीं कर सकता है। व्यक्ति को हम एक कमरे में बंद करके रख दें तो वो अपना विकास कर लेगा? नहीं कर पाएगा। तो जैसे बालक एक पैदा होता है, जन्म लेता है,
तो जब तक उसको हम लिबर्टी न प्रदान करते हों, स्वतंत्रता न प्रदान करते हों, रहने की परिस्थितियाँ, रहने की वस्तुएं, खाने की वस्तुएं, विभिन्न लोगों से संपर्क स्थापित करने के लिए विभिन्न प्रकार की उसको स्वतंत्रता नहीं प्रदान करते हैं, तब तक अपना विकास नहीं कर सकता है। उसको हम शिक्षा से वंचित कर दें, सामाजिकता से वंचित कर दें और विभिन्न चीज़ों से, विभिन्न वस्तुओं से, विभिन्न उन सभी आवश्यकताओं से वंचित कर दें जो आवश्यकताएं उनके लिए आवश्यक हैं, तो वो विकास नहीं कर पाता। तो इसी तरह से व्यक्तिवादी तर्क देते हैं कि जब तक व्यक्तियों को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा, खुला नहीं छोड़ा जाएगा, तब तक वह नहीं सोच सकते हैं कि उनके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, अहित क्या है, अनहित क्या है। जब व्यक्ति जब आत्मनिर्भर होते हैं तभी वह समझ सकते हैं कि उनके लिए अहित और अहित क्या है, यानी सत्य, असत्य, उचित, अनुचित क्या है, वह अपना विकास कैसे कर सकते हैं। व्यक्ति को हम परतंत्र रखकर या उनको बंद कमरे में बंद करके हम व्यक्तियों का विकास नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए व्यक्तियों को खुला छोड़ दिया जाना चाहिए। इसी तरह से कुछ विचारक जो होते हैं वह अनुभव के आधार पर भी व्यक्तिवाद का समर्थन करते हैं। इनका कहना है कि राज्य ने जब जब कानून बनाया है, तब जनता के द्वारा विद्रोह हुआ है। जैसे कि ब्रिटेन में चार्ल्स प्रथम का शासन था, वह तानाशाही हो गया था, विभिन्न कानून बनाकर जनता पर आरोपित कर दिया था। परिणाम क्या होता है, क्रांति होती है और 1649 में चार्ल्स प्रथम को फांसी पर लटका दिया जाता है। इसी तरह से 1688 की गौरवमय क्रांति होती है। जब राजा निरंकुश हो जाता है तब वहां क्रांति होकर जनता उस पर अपना अधिकार स्थापित कर लेती है और राजा के कार्यों को सीमित कर देती है। तो अनुभव के आधार पर भी कुछ विद्वानों के द्वारा तर्क दिया जाता है कि राज्य जब जब कानून बनाया है, राज्य ने जब जब व्यक्तियों के स्वतंत्रताओं का हनन किया है, तब तब क्रांति हुई है। अतः इसे बेहतर है कि राज्य कम से कम शासन करे और व्यक्तियों को खुला छोड़ दे। वैज्ञानिक आधार पर भी व्यक्तिवाद का समर्थन किया जाता है। जैसे कि हर्बर्ट स्पेंसर ने वैज्ञानिक विकासवाद, हर्बर्ट स्पेंसर वैज्ञानिक विकासवाद के आधार पर इसका समर्थन किया है। वैज्ञानिक विकासवाद के आधार पर इसका समर्थन किया है। जैसे कि उसने अपने सिद्धांतों को डार्विन से ग्रहण किया है। जैसे डार्विन का है कि संघर्ष प्रकृति का नियम है, जो संघर्ष करता है वही जीवित होता है, जो संघर्ष करता है उसी में योग्यता डेवलप होती है। जैसे कि डार्विन कहता है कि जब भौगोलिक परिवर्तन होता है तो जिराफ जीवित रहा, क्योंकि पेड़ जैसे जैसे बड़े हो गए वैसे वैसे जिराफ संघर्ष करता रहा और अपनी गर्दन से क्या हो गया, वह उस पत्तियों को खाता रहा। इस तरह से वह गर्दन बड़ी होगी लेकिन वह जीवित रहा, यानी कि सर्वाइव वही करता है जो स्ट्रगल करता है। तो हार्वर्ड स्पेंसर यही कहते हैं। वह जंगल में विभिन्न पौधों का उदाहरण देते हैं। वह कहते हैं कि जंगल में विभिन्न छोटे छोटे पौधे होते हैं, वह पृथ्वी की ऊर्जा पाकर, जो पौधे मजबूत होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, वह पृथ्वी की ऊर्जा पाकर, सूर्य की रोशनी पाकर शीघ्रता से बड़े हो जाते हैं। लेकिन जो पौधे उसी में बीच पौधे में रहते हैं वह उसी में सूख कर नष्ट हो जाते हैं, जिनमें ताकत नहीं रहती है, सूख कर नष्ट हो जाते हैं। तो वैज्ञानिक आधार पर भी व्यक्तिवाद का समर्थन किया जाता है कि व्यक्तियों को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, खुला छोड़ देना चाहिए, वह अपना विकास स्वयं कर लेंगे। आर्थिक आधार पर भी व्यक्तिवाद का समर्थन हम करते हैं। आर्थिक आधार पर व्यक्तिवाद का समर्थन करने वाला सबसे प्रबल समर्थक जो है वह एडम स्मिथ है। एडम स्मिथ ने आर्थिक मानव की संकल्पना प्रस्तुत किया। आर्थिक मानव की संकल्पना उसने प्रस्तुत किया एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ कहता है कि व्यक्तियों को राज्य को आर्थिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, उनको व्यापारिक सुरक्षा प्रदान किया जाना चाहिए, व्यापारिक स्वतंत्रता प्रदान किया जाना चाहिए, तभी वह व्यक्ति अपना विकास कर सकता है। व्यक्तियों के विकास के साथ समाज और राज्य भी विकसित हो सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि व्यक्तिवाद के पक्ष में विभिन्न आधारों पर तर्क दिया जाता है, लेकिन व्यक्तिवाद की आलोचनाएं भी की जाती हैं। व्यक्तिवाद की आलोचनाएं भी की जाती हैं। आलोचनाएं क्या है? क्यों? पहला है कि व्यक्ति जो है अपने हितों को नहीं जान सकता, हित को नहीं जान सकता। व्यक्तिवादी यह तर्क देते हैं,
व्यक्तिवादी यह तर्क देते हैं कि व्यक्ति ही अपना सर्वोत्तम हित जानता है, सर्वोत्तम हित जानता है, लेकिन सभी व्यक्ति अपने हितों को अच्छी तरह से नहीं जान सकते हैं। उचित अनुचित का ज्ञान उनको नहीं होता है। कुछ व्यक्तियों को तो होता है, लेकिन सभी व्यक्तियों को नहीं होता है। तो ऐसे में जो व्यक्ति अपना हित अनहित नहीं जानते हैं, उनके हित और अहित के विषय में राज ही सर्वोत्तम तरीके से सोच सकता है। राज के अलावा और कोई नहीं सोच सकता है। तो यह व्यक्तिवादी यहाँ गलत करते हैं कि व्यक्ति ही अपना हित जानता है, राज्य नहीं जानता है, बल्कि यहाँ राज्य भी जानता है। व्यक्तिवादी विचारक राज्य को कम से कम कार्य सौंपते हैं। वह कहते हैं कि राज्य को कम से कम कार्य करना चाहिए, सारे व्यक्ति और बाकी कार्य सभी कर लेंगे। लेकिन व्यक्तिवादी यह भूल जाते हैं कि राज्य एक लोक कल्याणकारी संस्था है, लोक कल्याणकारी संस्था है, और राज्य सभी प्रकार की कार्य करती है। वर्तमान में हम देखते हैं कि जन्म से लेकर कब्र तक सब कुछ राज्य के द्वारा किया जाता है। बच्चा जब पैदा होता है तो हॉस्पिटल में पैदा होता है, हॉस्पिटल में सभी दवाएं मुफ्त में दी जाती है, वैक्सीनेशन उसका समय समय पर फ्री में किया जाता है, पढ़ाई लिखाई का खर्च राज्य खुद उठाती है। तो हम देखते हैं कि जन्म से लेकर मरण तक यानी कब्र तक राज्य सब हर मामले में इंटरफियर करता है, हर मामले में राज्य कार्य करता है। राज्य गरीबों की सेवा करता है, निर्धनों की सेवा करता है, मजदूरों की सेवा करता है, असहायों की सेवा करता है, इसी तरह से हर वर्गों को सुरक्षा प्रदान करता है। तो राज्य एक लोक कल्याणकारी कार्य है। जितना उत्तम तरीके से राज्य कार्य कर सकती है, उतना अधिक उत्तम तरीके से व्यक्ति कार्य नहीं कर सकते हैं। व्यक्ति केवल अपना भला कर सकते हैं। और यह मानते हैं, आलोचक मानते हैं कि व्यक्ति जो होता है समाज का अंग होता है। व्यक्ति समाज का ही अंग होता है, समाज का अंग होता है व्यक्ति। तो व्यक्ति यदि व्यक्तियों को खुला छोड़ दिया जाए, व्यक्तिवादी कहते हैं व्यक्तियों को खुला छोड़ दिया जाए, व्यक्तियों को खुला छोड़ दिया जाए, तो व्यक्ति जो होता है समाज का ही अंग होता है। यदि हम समाज का विकास करेंगे, व्यक्तिवादी समाज को महत्व नहीं प्रदान करते हैं, वह केवल व्यक्ति को ही महत्व प्रदान करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो समाजवादी हैं वह कहते हैं कि समाज को ही महत्व प्रदान किया जाना चाहिए। यदि समाज का विकास होगा तभी भी व्यक्ति का विकास हो सकता है। तो इस तरह से राज्य और व्यक्ति के हित जो हैं, राज्य एवं व्यक्ति के हित विरोधी नहीं है। व्यक्ति के हित परस्पर विरोधी नहीं है, परस्पर विरोधी नहीं है। कुछ हितों में विरोध हो सकता है, कुछ हितों में विरोध हो सकता है, लेकिन सारे हितों में विरोध नहीं है। व्यक्ति राज्य का हित जो है वह व्यक्ति का हित है। यदि राज्य शक्तिशाली होगा तभी व्यक्ति का हित शक्तिशाली होगा। यदि हमारा राज्य सुरक्षित होगा तभी व्यक्ति भी सुरक्षित होगा। इसलिए व्यक्तियों को राज्य की चिंता करनी चाहिए, राज्य की चिंता करनी चाहिए। राज्य के यदि राज्य उच्चतम स्तर पर पहुंच जाएगा तो वहां के व्यक्ति भी गुणवान समझे जाएंगे। तो इस तरह से राज्य और व्यक्ति के हित जो है परस्पर विरोधी नहीं है, दोनों के हित समान। आलोचक ये कहते हैं कि राज्य जो है व्यक्तियों से अच्छा कार्य कर सकता है। राज्य जो है व्यक्तियों से अच्छा कर सकता है, राज्य व्यक्तियों से अच्छा कार्य कर सकता है। राज्य व्यक्तियों से अच्छा कार्य कर सकता है। जितने अच्छे तरीके से राजकाज कर सकता है उतने अच्छे तरीके से व्यक्ति नहीं कर सकता है। जैसे कि व्यक्तिवादी जो होते हैं, व्यक्तिवादी विचारक ये कहते हैं व्यक्तियों को खुला छोड़ दिया जाए, व्यक्ति अपना हित अच्छी तरह से जानता है। लेकिन व्यक्तिवादी व्यवस्था में भाई भतीजावाद होने की संभावना हो सकती है। जैसे जो प्राइवेट मिल कारखाने फैक्ट्रियाँ होती हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होते हैं, वहाँ भाई भतीजावाद होता है, वहाँ अयोग्य लोगों को वहाँ पर नियुक्त कर दिया जाता है। लेकिन जब राज्य के द्वारा भर्तियां की जाती है, राज्य के द्वारा नियुक्ति की जाती है, तो वह उसमें भाई भतीजावाद नहीं होता है, जातिवाद नहीं होता है। वह सभी लोगों को, सभी वर्गों को, सभी धर्मों को, सभी जातियों को समान अवसर उपलब्ध कराता है। जिनमें योग्यता होती है उसी को राज्य नियुक्ति करता है। तो इस तरह से राज्य व्यक्तियों से बेहतर कार्य कर सकता है। जैसा कि हक्सले महोदय का कहना है, हक्सले राज्य की तुलना एक शीश महल से करते हैं, शीश महल से करते हैं। वह कहते हैं कि राज्य एक शीश महल की तरफ से है। शीश महल मतलब शीशे से चारों तरफ से पैक, शीश महल की तरफ से है, जिसके कार्य ट्रांसपेरेंट होते हैं, पारदर्शित होते हैं,
राज के प्रत्येक कार्य को हम देख सकते हैं। लेकिन व्यक्तियों के घर जो होते हैं ईंट और पत्थर के बने होते हैं, हम आसानी से उनके कार्यों को नहीं देख सकते हैं। राज के कार्यों को तो हर कोई व्यक्ति देख सकता है, लेकिन व्यक्ति के कार्यों को हर कोई व्यक्ति नहीं देख सकता है। तो इस तरह से जो राज्य है वह बेटर है। राज क्या है? बेटर है, यानी कि बहुत अच्छा है, व्यक्तियों से भी बहुत अच्छा है। यह हर्बर्ट स्पेंसर ने जो योग्यतम अतिजीविता का सिद्धांत दिया, योग्यतम अतिजीविता का सिद्धांत, योग्यतम अतिजीविता का सिद्धांत दिया, वह इसके लिए प्रासंगिक नहीं है, इस समाज के लिए प्रासंगिक नहीं है। योग्यतम सर्वाइवल द फिटेस्ट, योग्यतम अतिजीविता का सिद्धांत जो हर्बर्ट स्पेंसर दिया, वह इस पर लागू नहीं किया जा सकता है। केवल जो लोग योग्य हैं वही जीवित रहें, बाकी अयोग्य क्या होंगे? हमारे समाज में अनेक प्रकार के अयोग्य होते हैं, जैसे बूढ़े व्यक्ति होते हैं, विकलांग होते हैं, निर्धन होते हैं, स्त्रियां होती हैं, बालक होते हैं। इनकी बात व्यक्तिवाद नहीं करता है, केवल योग्य लोगों की बात करता है। यहाँ राज क्या करता है? यहाँ राज क्या करता है? सभी लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है। निर्धन, बूढ़े, स्त्री, बालक और जो समाज के असक्षम वर्ग हैं, विकलांग, इन सबको सुरक्षा प्रदान करता है। राज्य के द्वारा इन सबको कुछ न कुछ दिया जाता है। इनके लिए पोषण की व्यवस्था की जाती है, खाने की व्यवस्था की जाती है, रहने की व्यवस्था की जाती है। तो इस तरह से व्यक्तिवाद में केवल कुछ ही लोगों को लाभ हो सकता है, कुछ ही लोग उन्नति कर सकते हैं, अधिकांश हिस्सा उन्नति नहीं कर सकता है। तो इस तरह से सारे कार्यों में, व्यक्ति के हर कार्यों में राज का हस्तक्षेप होना चाहिए। व्यक्ति के हर कार्यों में राज का हस्तक्षेप होना चाहिए। यह आलोचकों का इस प्रकार का मानना है कि व्यक्ति सारे कार्य खुद नहीं कर सकता है, इसलिए व्यक्ति के कार्यों में भी राज का हस्तक्षेप होना चाहिए। वर्तमान समय में देखते हैं कि व्यक्ति के हर कार्यों में राज का हस्तक्षेप हो। व्यक्ति जो कुछ भी करता हो, यदि वह राज के दृष्टि में आता है तो राज उस पर इंटरफियर करता है, हस्तक्षेप करता है और कानून के अनुसार वह कार्रवाई करता है। तो इस तरह से जो व्यक्तिवादी है, इसकी आलोचना तो की जाती है, लेकिन इन्होंने व्यक्ति के भूमिका को स्वीकार किया और बाद का जितना भी दर्शन हुआ इसी बेस पे विकसित होता है। तो मेरे प्यारे मित्रों और छात्रों, यह है व्यक्तिवाद। वीडियो यह थोड़ा सा लंबा है क्योंकि इसमें हमने विभिन्न विषयों को, विभिन्न शीर्षकों को शामिल कर लिया है। व्यक्तिवाद के सिद्धांत, व्यक्तिवाद के तत्व, व्यक्तिवाद के समर्थन के आधार, व्यक्तिवाद की आलोचना। तो यह विभिन्न आलोचनाओं के साथ यह वीडियो में व्यक्तिवाद से संबंधित आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। यह वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।